मेरा नाम पूर्वी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 3 महीने पहले मेरी इंगेजमेंट हो गई थी और मेरी एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी हो रही थी। उस लड़के का नाम आदित्य था। मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हर लड़की को अपनी शादी की बहुत खुशी होती है। वह अपनी शादी के सुहाने सपने सजाने लगती है। ये सारी फीलिंग्स मेरे दिल में भी जाग रही थी और मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। इतनी ज़्यादा खुश थी कि अपनी शादी की खूब सारी शॉपिंग में लगी हुई थी। मेरे माता पिता मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते तो मेरी पूरी फैमिली भी मेरी शादी से बहुत खुश थी। मुझे पार्लर से तैयार होना था, इसीलिए मेरी शादी के कपड़े ससुराल से पहले ही आ गए थे। बेड पर मेरी शादी का रेड कलर का लहंगा रखा हुआ था। मैंने अपनी मम्मी से खुश होते हुए कहा, माँ ये लहंगा कौन लाया है? वह लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसमें गोल्डन कलर की कारीगरी थी। मेरी माँ ने कहा कि बेटी ये तुम्हारी ससुराल से आया है। माँ ने बताया तो मेरी आंखें खुशी से भर गई थीं। इतने प्यारे कपड़े और इतनी प्यारी चूड़ियाँ देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन चूड़ियाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद मैच नहीं कर रही हैं या ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरी माँ कहने लगी, बेटी भगवान का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें इतनी अच्छी ससुराल मिली है, वरना तो बहुत सी लड़कियों को तो अच्छा सामान भी नहीं मिल पाता है। माँ कहने लगी, तुम्हारी ससुराल और ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। भगवान की कृपा है कि सारे रिश्तेदारों ने मिलकर तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम करवा दिए हैं, वरना मैं तो इतनी ज़्यादा गरीब औरत हूँ कि तुम्हारे लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाई थी। मेरी माँ बड़ी हैरानी से ये बात कह रही थी। मेरी माँ ने मेरी शादी का सामान और मेरी शादी के कपड़े सभी बहुत मेहनत से इकट्ठा किए थे, वरना तो हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। मेरी शादी अच्छे परिवार में हो रही थी, इसीलिए मेरी माँ ने जैसे तैसे मेरी शादी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की थी। मैं भी भगवान जी को थैंक यू बोल रही थी कि मेरी शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी शादी एक अच्छे परिवार में भी हो रही थी। मुझे अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा था कि मैं पार्लर में तैयार हुई थी, इसीलिए मैंने भी पैसे इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि मेरी एक चाहत थी और ये तो हर लड़की की चाहत होती है कि वह अपनी शादी पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। फ़िलहाल मेरी शादी होने का वक्त भी आ गया था। फ़िलहाल मैं पार्लर से तैयार होकर शादी के हॉल में पहुंच चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी ससुराल में सिर्फ 3 लोग ही थे, मेरे पति, मेरी सास और मेरा देवर। मेरे ससुर की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और मेरे अपने परिवार में भी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। जब मैं 8 साल की थी तब हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे पिताजी के दोस्त की बहन ने हमारा रिश्ता करवाया था। उन्होंने मुझे मेरी कज़न की बर्थडे पार्टी में देखा था। वहाँ पर वह मुझे देखने के अगले दिन ही अपने भतीजे के लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए थे। सारे लोग ही मेरी ससुराल की बड़ी तारीफ़ किया करते, तो सबसे ज़्यादा तारीफ़ तो मेरे पति की होती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारा होने वाला पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम हमेशा उसके घर में रानी बनकर रहोगी। वैसे मैं अपने ससुराल के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी ज़िंदगी से बोर हो गई थी। आखिर इस गरीबी भरी ज़िंदगी में रखा ही क्या था? रिश्तेदार भी तो तब तक ही होते हैं जब तक हमारे पास पैसा होता है। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे। तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी माँ ने मुझे लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके पढ़ाया लिखाया था। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे। मेरे पैदा हो जाने के बाद मेरी माँ की कोई औलाद नहीं हुई थी और फिर उसके बाद पिताजी भी नहीं रहे। पिता के ना रहने पर मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की थी, क्योंकि उनको हमेशा मेरी परवरिश की फ़िक्र लगी रहती थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दूंगी, इसीलिए मेरे जवान होते ही मेरी माँ ने भी मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था।
मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ के मायके वालों और उनके ससुराल वालों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। मेरी माँ ने जो किया था वह खुद अपनी मेहनत की कमाई से किया था और उसी से मेरी शादी कर रही थी। यहाँ तक कि किसी ने मुसीबत के टाइम पर भी कोई मदद नहीं की थी। तभी तो मेरी माँ चाहती थी कि जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि कभी ज़िंदगी उन्हें भी धोखा दे जाए और उनकी बेटी इस दुनिया में लावारिस रह जाए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। उन्होंने मेरी खुशी की खातिर बहुत कुछ किया। हर तरफ से नाउम्मीद होकर भी हम दोनों माँ बेटी हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहे थे। मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल की थी, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट होता, मेरी माँ और भी ज़्यादा मेहनत करके मुझे और पढ़ाती लिखाती, लेकिन मैंने ही अपनी माँ से आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया था। और फिर मेरी माँ की तबीयत भी किसी न किसी दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। हाई स्कूल करने के बाद ही मैंने पढ़ाई को टाटा बाय बाय कह दिया और फिर घर चलाने के लिए माँ की हेल्प करने लगी थी। मुझे सिलाई बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया था और इसी तरह से मैं भी पैसे कमाने लगी थी। मैं कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, इसलिए कम टाइम में ही बहुत जल्दी मेरे पास ज़्यादा कपड़े सिलने के लिए आने लगे थे और मेरे पास काफ़ी सारी रकम भी जमा होने लगी थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए आते थे। इसी तरह से मेरी गुजर बसर अच्छे तरीके से होने लगी थी। इस रूटीन के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया था। अब मैं 24 साल की हो गई थी और मेरी माँ जल्द से जल्द अपनी बेटी को विदा कर देना चाहती थी। वैसे तो मेरे बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता और अच्छा परिवार ढूंढ रही थी। मेरी माँ का कहना था कि वह मेरी शादी किसी अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में करना चाहती हैं और मेरी शादी जो अच्छे परिवार में आज हो रही थी, वह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं और कोशिशों का ही नतीजा था। बैठे बैठे ही हमें अच्छा रिश्ता मिल गया था और लड़के वाले मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर गए थे। हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरी माँ को मेरे दहेज की भी ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी मेरी माँ के पास जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ सामान रखा हुआ था, वही मुझे दे दिया था। इस बात पर तो हम लोग सबसे ज़्यादा बेफिक्र और खुश थे। दिन जल्दी जल्दी गुजर गए और शादी का दिन भी करीब आ गया, जबकि हमारे रिश्तेदार तो कभी हमारे बुरे दिनों में क्या, कभी हमारे अच्छे दिनों में भी हमारा हौसला तक बढ़ाने नहीं आए थे। इसलिए मेरी माँ ने किसी रिश्तेदार को मेरी शादी पर नहीं बुलाया और सिर्फ आसपास के लोगों को ही मेरी शादी में बुला लिया था। मेरे ससुराल वालों ने हमारी गरीबी देखते हुए मेरी माँ से हर बड़े खर्च करने को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ से जितनी कोशिश हो सके मेरी शादी को अच्छा और धूमधाम से करने की उन्होंने कोशिश की थी। वह लोग भी टाइम से बारात लेकर शादी हॉल में पहुंच चुके थे और फिर सबके आशीर्वाद से मेरी शादी भी हो गई। मैं अपने होने वाले पति को सिर्फ एक बार फ़ोटो में ही देखा था। वह बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। मैं भी बहुत खूबसूरत थी और मुझे पता था कि मेरा पति मुझे पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लेगा। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद सारे मेहमानों ने खाना खा लिया और फिर उसके बाद विदाई की रस्म की गई। मैं रोते हुए अपनी माँ से मिलकर ससुराल में खुश रहने का आशीर्वाद लेकर अपनी माँ को तसल्ली देकर अपने ससुराल वालों के साथ अपनी ससुराल से विदा होकर आ गई थी। घर पहुँचते ही सबसे पहले मुझे मेरी सास के कमरे में बिठा दिया गया। फिर 2-3 रस्में की गईं। कुछ रस्मों के बारे में तो मैं जानती भी नहीं थी और कुछ के बारे में जानती थी। मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सब लोगों के बीच बैठी हुई थी। सारी रस्मों को भी अच्छी तरीके से निभा रही थी, क्योंकि मैं पहले दिन की ही दुल्हन थी और पहले ही दिन में अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर उनका दिल उदास नहीं करना चाहती थी। तभी चुपचाप बैठी सारी रस्मों को अच्छी तरह से निभा रही थी। जैसे जैसे वह लोग कह रहे थे वैसा ही कर रही थी। इसके बाद मेरी सास मुझे कमरे में लेकर चली गई, फिर जो कि मेरे पति का था, और अब मुझे भी इस कमरे में ही रहना था। उसी कमरे में चारों तरफ मैंने देखा
कि फूलों की सेज लगी हुई थी और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की हुई थी। मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास ने मुझे बेड पर बैठने के लिए बोल दिया था और मेरे लहंगे को चारों तरफ से फैला दिया गया था। मैं बिल्कुल एक हीरोइन के जैसी लग रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट जग रही थी और अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार धीरे धीरे लंबा नहीं होता जा रहा था क्योंकि मुझे बेड पर बैठे हुए घंटा हो गया और मेरा पति था कि वो तो कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एक बात पर बड़ी हैरत हो रही थी कि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने अपने पति को थोड़ा सा भी बोलते हुए या मुझसे बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैंने अपने पति की अभी तक ठीक से आवाज़ भी नहीं सुनी थी। इसी तरह ही बैठे बैठे वहाँ पर मुझे 2-3 घंटे गुजर गए। मेरी आँख लग गई और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अचानक जब मेरी आँख खुली तब भी मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था और मैं आँख बंद करके कुछ सोचने लगी थी। ना जाने कितनी देर हो गई थी। क्या अचानक दरवाजे पर तभी आहट की आवाज़ से मैंने अपनी आँखें खोल दी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा तो कमरे में मुझे कोई नज़र नहीं आया, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि खुले हुए दरवाजे से मेरा पति अंदर आ रहा था। लेकिन हैरत की एक वजह ये भी थी कि उस समय मेरे पति के साथ साथ एक लड़की भी आई थी जो बिल्कुल पागल सी लग रही थी और उसकी हरकतें भी बिल्कुल पागलों वाली ही थी। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े कई जगह से फटे थे। बार बार वो अपने सर को बुरी तरह से खुजा रही थी और अजनबियों की तरह उस पूरे कमरे को ऐसे देख रही थी कि जैसे वह उस कमरे में पहली बार आई हो और उसने कमरे की हर चीज़ को पहली बार देखा हो। मैंने हैरत से पहले उस औरत को और फिर अपने पति को देखा जिसने उस पागल औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं बड़ी परेशान और हैरान होकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उन दोनों के करीब चली गई। वो पागल औरत तेज़ी से मेरे पति के पीछे डर से छुप रही थी। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन है और आपके साथ हमारे कमरे में क्या कर रही है। तो पहले तो आदित्य ने उस पागल लड़की को अपने करीब खींच लिया और अपने बराबर में खड़ा कर लिया और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, ये मेरी पत्नी है और चलो इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो। अपने पति की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि आज ही तो मेरी शादी हुई थी और वह आज एक पागल सी औरत हमारे कमरे में लाकर मुझसे कह रहे थे कि ये मेरी पत्नी है और उसे अपनी तरह तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं अपने पति से कहा कि आप ये क्या कह रहे हो, ये आपकी पत्नी कैसे हो सकती है और मैं इसे कैसे अपनी जगह तैयार करके बैठा दूं। आपकी पत्नी तो मैं हूं, जबकि आज ही हम दोनों की शादी हुई है। हम दोनों ने एक साथ फेरे लिए हैं और आपने मेरी मांग में सिंदूर भी भरा है। आज सब लोगों के सामने हमारी शादी हुई। मैं पूरी तरह से सदमे में चली गई थी और अपने पति से रो रो कर ये बात कह रही थी। मेरे पति ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैंने कहा ना कि मेरी पत्नी है ये और तुम इसको बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो और उसके बाद तुम हमारे कमरे से निकल जाओ। अपने पति की ये बात सुनकर मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि शादी की पहली रात ही मुझे अपने पति से ऐसे शब्द सुनने पड़ जाएंगे। वह औरत कौन थी मैं नहीं जानती थी। मैंने कभी भी किसी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक होता नहीं देखा था, बल्कि पति तो अपनी नई पत्नी से मिलने के लिए और प्यार भरी बातें करने की चाह में बहुत एक्साइटेड होते हैं, जबकि मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी शादी की पहली रात ही मेरा पति एक पागल औरत को मेरे सामने लाकर उसे सजाने के साथ साथ मुझे भी कमरे से निकल जाने को भी कह देगा और साथ में धमकी भी दे रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल देगा। अगर वह मुझे घर से निकाल देता तो ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती बल्कि मेरी माँ भी जीते जी मर जाती, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत ही लगाव और कोशिश की थी, मेरी शादी करवाई थी ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाए और अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी देख सकें और अपनी बेटी ससुराल में खुश देख सकें। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ, जिसने पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गम सहे हैं,
वह मेरा भी गम बर्दाश्त करे। मैंने रोते हुए सिर हिला दिया और फिर उस पागल औरत को तैयार करने के लिए राजी हो गई थी। मैं दिल ही दिल में परेशान होती और रो रही थी और उस पागल लड़की को अपने साथ बाथरूम में ले जाकर फिर मैंने कपड़े पहना दिए। वही लाल लहंगा था जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे शादी पर मिला था, लेकिन अब वो पागल औरत का भाग्य बन चुका था। पर मेरी जितनी खूबसूरत तो वो नहीं थी, मगर उसकी किस्मत मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। मुझे अपने कपड़े पहनने के बाद मैंने उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए और उसे लेकर बाहर चली आई थी। मेरा पति बेड पर बैठा हुआ हमारी तरफ ही देख रहा था, जिस पर मैंने उस पागल औरत को उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बिठा दिया और फिर उसका मेकअप करने लगी। उसके बाद उसका हेयर स्टाइल भी कर दिया। वह सारी ज्वेलरी मैंने उसको पहना दी जो कुछ देर पहले मैंने पहनी हुई थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, जबकि डर और परेशानी के साथ साथ मुझे उलझन भी बहुत सता रही थी। ना जाने मुझे वह पागल सी लड़की किसी दुश्मन की तरह क्यों दिख रही थी। जो लड़की कुछ देर पहले मुझे पागल लग रही थी, मुझे तैयार करने के बाद जब मैंने उसे गौर से देखा तो वह काफ़ी प्यारी और खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरा पति किसी अनजान और पागल औरत को आज मेरी जगह दे रहा है, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वह पागल औरत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अपने कपड़े और ज्वेलरी को देखकर किसी दीवाने की तरह रिएक्ट कर रही थी और खुद को शीशे में देख देख कर खूब खुश हो रही थी और तालियां भी बजा रही थी। मतलब ये था कि उसे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि वह आज तैयार है और खूबसूरत लग रही है। मैं तैयार करके उसे गौर से देखने के बाद मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वह अपना सर हिलाकर बैठे और उसके बाद वो उसके करीब आए और उसको गौर से देखने लगे। उसके बाद मेरी तरफ देखकर मुझे वहाँ से निकल जाने का इशारा करने लगे। मैं उस पागल लड़की का दुपट्टा सर से ओढ़ती हुई बाहर आ गई थी। मैंने अपना मेकअप भी उतार दिया था और मेरा चेहरा साफ हो गया था और शरीर पर उस पागल लड़की के फटे पुराने कपड़े थे। अगर कोई भी मुझे देखता तो ये यकीन नहीं करता कि कुछ देर पहले जो दुल्हन इस घर में आई थी वह मैं ही थी। उस टाइम तो मैं वह पागल औरत लग रही थी जिसको मेरा पति लेकर आया था। इस वक्त तो मैं ही पागल लग रही हूँ। मेरे लिए ये घर बहुत अनजान था। मैं यहाँ पहली बार आई थी। तभी मैं कमरे से निकलकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं रात के इस टाइम कहाँ जाऊँ, और अगर किसी के कमरे में जाती तो वह मुझसे पूछता कि मैं इस हॉल में अपने कमरे से बाहर क्यों आ गई हूँ। डाइवोर्स के डर ने मुझे रोक रखा था। तभी मैं चुपचाप अपने पति के कमरे के बाहर आकर बैठ गई थी और मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मुझे परेशानी की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। यही वजह थी कि मैं अब तक जाग रही थी। अभी मैं वहीं बैठी हुई थी कि तभी अचानक मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने चौंक कर सामने की तरफ देखने लगी तो सामने से ही मेरा देवर आ रहा था। उसने मुझे दरवाजे के बाहर बैठा हुआ देखा तो वह मुझे हाथ पकड़कर उठाने लगा और फिर कुछ ही देर में वह मुझे बिना कुछ कहे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। मेरा चेहरा छुपा होने की वजह से वह मुझे देख नहीं पाया था। मैंने उसके हाथ जोड़ने शुरू कर दिए थे तो वह मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले जाने लगा, जिस पर मैं चुपचाप उसके साथ चलने लगी। मैं उस वक्त कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अगर मैं मुंह खोलती तो फिर मेरी ही इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती कि शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो शायद मुझे ही वह पागल औरत समझ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह उसकी कुछ ना कुछ तो ज़रूर लगती थी, मगर क्या लगती थी ये सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा था। मेरा देवर मुझे कमरे में लेकर पहुंचा जहां अंधेरा छाया हुआ था। शायद ये घर का स्टोर रूम था। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की। मैं अब तक तो रिलैक्स थी, लेकिन मेरे होश तो तब उड़े जब उसने मुझे रस्सी से बांधने के बाद अचानक मेरे सामने बासी रोटी और ठंडी सब्जी रखी थी, जिसके साथ कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई थीं। मतलब कि वह मुझे खाना खिलाने के बाद वो दवाइयाँ भी खिलाने वाला था, जो शायद उस पागल औरत की थी। लेकिन मैं ये दवाइयाँ हरगिज़ नहीं खा सकती थी,
क्योंकि मैं पागल नहीं थी। मेरा एक पैर रस्सी से बंधा हुआ था, जबकि दोनों हाथ खुले हुए थे। उसने मुझसे कहा कि खाना खाओ, मगर मैंने अपना सर तेजी से इनकार करते हुए हिला दिया कि मुझे नहीं खाना। जैसे ही मेरा सर ना में हिला तो मेरे सर से दुपट्टा उतर गया, जिसकी वजह से मेरा चेहरा उसके सामने आ गया। मेरे देवर ने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो वह बुरी तरह से हैरान हो गया था। मुझे देख रहा था और यकीन करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। उसने कड़क आवाज़ में बहुत हैरानी से मुझसे पूछा, जैसे उसे अभी भी यकीन नहीं आया हो कि यहाँ मैं पागल औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ जो आज ही उसकी भाभी बनी है। उसके सवाल पर मुझे रोना आने लगा था। उसने आगे बढ़कर मेरी रस्सियाँ खोल दी और मुझे आज़ाद कर दिया, जिस पर मैंने दुपट्टे को ठीक से ओढ़ लिया। मुझे तो बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने देवर के पूछने पर मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी थी, जिस पर मेरा देवर सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, आपको अपना कमरा छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप डर कर ना सिर्फ अपना कमरा छोड़कर आ गई हो, बल्कि भैया की बात मानकर उस पागल को भी अपनी जगह दुल्हन बनाकर आ गई हो और खुद ये फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम्हारे भैया ने मुझे तलाक देने की धमकी दी है और इस घर से निकाल देने की भी धमकी दी है। मैं गरीब लड़की हूँ, लेकिन मेरे तलाक का सुनकर मेरी माँ तो जीते जी ही मर जाती। यही वजह है जो मैंने तुम्हारे भैया की हर बात मान ली है। उसने मेरी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी और गहरी सांस भरी और फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। मैं डरी हुई सहमी हुई सी अपने देवर के पीछे कमरे से बाहर निकली और फिर उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम से दूर एक कमरे में चली गई तो सामने ही बैठकर मुझे मेरी सास लेटी हुई नज़र आई थी। उसके बाद मेरे देवर ने उनको नींद से जगाया, जो जाग जाने पर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थीं और फिर मुझे फटे पुराने कपड़ों में देखकर वह दंग रह गई थीं। उनकी हैरानी पर मैंने तो नहीं मगर मेरे देवर ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर मेरी सास गहरी सांस भरकर रह गई थी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो ज़रूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा था। तभी मैंने भी पूछ लिया कि वह औरत कौन है जिसे मेरा पति अपने कमरे में ले गया और उसकी वजह से मुझे अपने कमरे से बाहर भी निकाल दिया है। मेरी सास ने मेरे देवर को कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा किया। वह बाहर चला गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और फिर बताने लगी कि वह उनके पड़ोस में रहने वाली सहेली की बेटी है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वो अकेले ही अपने घर में रह रही थी और मेरी सास भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और इसी वजह से उसको मेरी सास के घर में आना जाना भी काफ़ी हो गया था और मेरी सास ने उसकी परवरिश भी अपने बच्चों की तरह ही की थी। मेरी सास ने कभी उसके माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी और उन्होंने उसका हमेशा बहुत ख्याल रखा था। वक्त गुजरता रहा और वह भी उनके बच्चों के साथ बड़ी होती रही। दोनों भाइयों में से आदित्य की उसकी सबसे ज़्यादा करीबी थी और फेवरेट भी था और वह उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था, जबकि आदित्य और उसकी उम्र में 5 साल का फ़र्क था। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। मेरी सास ने कहा कि बस अब हम यही चाहते थे कि उसकी शादी अपनी बेटी की तरह कर देंगे, लेकिन उसने अपनी शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि वह किसी लड़के को पसंद करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। मेरी सास ने मुझे बताया कि मुझे तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने बताया कि इस पागल लड़की का नाम प्रतिज्ञा है। उन्हें नहीं पता था कि प्रतिज्ञा का अफेयर किसी से चल रहा है और वह किस तरह से उस लड़के से मिली, किस तरह से उससे जान पहचान हुई थी, जिससे वह प्यार करने लगी थी। मेरी सास को लगा कि शायद प्रतिज्ञा किसी ऐसे लड़के की बात कर रही है जो शायद उसके कॉलेज में पढ़ता होगा और इसी तरह से वहीं पर उन दोनों की जान पहचान भी हुई होगी। लड़का खूबसूरत और अच्छा था, इसलिए मेरी सास ने प्रतिज्ञा की मर्जी के साथ उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन जब ये बात आदित्य को पता चली तो उसने बहुत हंगामा किया था कि वह प्रतिज्ञा को पसंद करता है और प्रतिज्ञा से ही शादी करना चाहता है। बस उसने इस बात की जिद पकड़ ली थी कि वह शादी करेगा तो प्रतिज्ञा के साथ ही करेगा। मेरी सास को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई थी कि उनका बेटा उस लड़की को पसंद करता है जिसको वह इतने सालों से जानती हैं और जिसकी परवरिश उन्होंने खुद ही की है। और इस बात से की डबल खुशी थी कि वह प्रतिज्ञा से खुद भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर जब प्रतिज्ञा को जब ये बात पता चली कि आदित्य प्रतिज्ञा से बहुत प्यार करता है तो शायद प्रतिज्ञा ये सह नहीं पाई और उनकी फैमिली से नफरत करने लगी। उन्होंने आदित्य को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और आदित्य को ये कहकर खामोश करवा दिया कि प्रतिज्ञा शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है और ना ही वह आदित्य से शादी करना चाहती है। ये सुनकर आदित्य भी खामोश हो गया और फिर अपने बिजनेस के सिलसिले में वो कुछ दिनों के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। प्रतिज्ञा की शादी में भी वह शामिल नहीं हुआ था। प्रतिज्ञा की शादी जल्दी ही उसी लड़के के साथ करवा दी गई थी जिसे वो प्यार करती थी, क्योंकि इधर लड़के वालों को भी शादी की बहुत जल्दी थी। प्रतिज्ञा को विदा करने के बाद आदित्य की माँ बहुत ज़्यादा तसल्ली से रहने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे प्रतिज्ञा की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि जब प्रतिज्ञा वापस आ गई। वह अपने ससुराल में रह रहकर पागल सी हो गई थी और ये बात उसे पता चली थी कि उसका पति उसे डाइवोर्स देकर कहीं फरार हो गया है और उसकी और प्रतिज्ञा की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। प्रतिज्ञा के सोने के जेवर, कुछ पैसे और सारा कीमती सामान लेकर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और फिर वह फरार हो गया। लेकिन वह कहाँ चला गया ये बात कभी किसी को पता नहीं चल सकी थी। मतलब कि उसने प्रतिज्ञा के साथ फ्रॉड मैरिज की थी और मासूम सी प्रतिज्ञा उसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। प्रतिज्ञा प्रेग्नेंट थी और ये खबर उसके लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं थी। उसके दिमाग को सदमा लग गया था और वह पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी और फिर वह पूरी तरह से पागल भी हो गई थी। और क्योंकि उसने अपना बच्चा खो दिया था, उसका मिसकैरेज हो गया था, वह छत पर ठोकर खाकर गिर गई थी जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और वह दिमागी तौर पर पूरी तरह से फिर पागल हो गई। आदित्य को जब इस बारे में सारी सच्चाई पता चली तो फिर वह वापस आ गया और फिर वह प्रतिज्ञा को संभालने लगा, उसका इलाज करवाने लगा। मगर डॉक्टर का कहना ये था कि अब ये लड़की शायद ही है जो कभी ठीक हो सकेगी। इधर डॉक्टर का कहना था कि प्रतिज्ञा को दिमागी तौर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया है और जिसकी ही वजह से वह अब अपने पूरी तरह से होशो हवास में नहीं है। अगर उसके साथ फिर से वही सब दोहराया गया तो शायद वो ठीक हो जाए और उसको सब कुछ याद आ जाए या फिर उसकी शादी कर दी जाए। शादी होगी, पति होगा और बच्चे होंगे तो वो ठीक हो जाएगी। आदित्य ने ये बात सुनते ही और भी ज़्यादा हंगामा मचा दिया कि वह अब प्रतिज्ञा से शादी करेगा, फिर चाहे वह पागल ही क्यों ना हो। मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर अपने बेटे को ये सब करने से रोक लिया था कि वो अभी उससे शादी ना करे, वह पहले उसका इलाज करवा ले। इलाज करवाते करवाते इधर 1 साल तो गुजर गया, लेकिन अभी तक प्रतिज्ञा ठीक ही नहीं हुई। तो इसके क्या चांस हैं कि वो शादी के बाद भी ठीक हो सकती थी। और अब तो वह पहले की तरह न चीखती चिल्लाती है, ना ही हिसाब के कपड़े पहनती है, बल्कि वो तो किसी को खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती। इसीलिए उसे रस्सियों से बांध कर ही रखा जाता है, क्योंकि कई बार उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने, घर से भागने की कोशिश की थी। उन दोनों की अभी तक कोई शादी नहीं हुई है। पूरे 1 साल से आदित्य की मेहनत जो थी वह कामयाब नहीं हो पाई और अभी भी वो वैसी की वैसी ही है। इसीलिए घर वालों ने समझा बुझाकर आदित्य की शादी मेरे साथ करवा दी कि आदित्य की शादी हो जाने के बाद शायद उसके दिल से इस पागल लड़की प्रतिज्ञा का ख्याल निकल जाता। मेरी सास आदित्य की माँ अपनी ज़िंदगी में आदित्य को खुश और बसता हुआ देखना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से प्रतिज्ञा की तबीयत खराब रहने लगी थी और आदित्य भी शादी की झंझटों में उलझा हुआ था, जिस वजह से वो उसे डॉक्टर के पास तक नहीं ले जा पाया था। और मेरे पति का मेरे साथ ऐसा बिहेवियर की वजह भी प्रतिज्ञा ही रही थी। वह प्रतिज्ञा को दुल्हन बनाकर उसे एक बार फिर से पिछली ज़िंदगी याद दिलाना चाहता था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों प्रतिज्ञा मेरे कमरे में मौजूद थी। ये सारी बातें अपनी सास के मुंह से सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था कि मेरा पति पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता था, मेरे साथ धोखा हुआ है।
जिस पर मेरा दिल अब खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैं उसकी पत्नी बनने के बावजूद भी उसकी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में तो पहले से ही कोई और ही मौजूद था, जिसको ठीक करने और पाने के लिए वह इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। शायद मेरे साथ शादी इसीलिए करवाई गई थी क्योंकि मैं तो एक गरीब परिवार से थी और अपना घर बचाने के लिए मैं उन लोगों से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरी सास मुझे लेकर मेरे पति के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा बजाया तो अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया था। सामने देखा तो प्रतिज्ञा तैयार हुई ज़मीन पर लेटी हुई थी, जबकि आदित्य की आंखों से साफ लग रहा था कि वह रो रहा था। मुझे उस पर और ज़्यादा तरस आ रहा था, मगर मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती थी। आदित्य एकदम ही अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगा, जिस पर मेरी सास अपने बेटे को तसल्ली देने लगी और उसे मेरे साथ की गई गलती का एहसास भी कराने लगी थी। इस पर आदित्य ने मुझे शर्मिंदा होते हुए देखा और फिर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी सास ने सोई हुई प्रतिज्ञा को उठाया, फिर बहला फुसला कर वह उसे अपने साथ लेकर चली गई। उसके जाने के बाद एक बार फिर आदित्य ने मुझसे माफ़ी मांगी। मेरे साथ किए हुए अपने बर्ताव की वो मुझे वजह बताने लगा, जो मैं पहले ही अपनी सास के मुंह से सुन चुकी थी कि वह यह शादी नहीं करना चाहता था कि वह प्रतिज्ञा को संभाल सके और उसे ठीक कर सके। उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो प्रतिज्ञा से शादी कर ले, लेकिन घरवालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। मैंने आदित्य को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, जिस पर वो काफ़ी देर तक अपना गम मुझसे बांटता रहा। मुझे यकीन था कि मैं जल्दी ही उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगी। वैसे भी अब जो हो गया था सो हो गया था, उसे बदला तो नहीं जा सकता था, और ना ही मैं ये सब अपनी माँ को या किसी और को इस बारे में बताने वाली थी। प्रतिज्ञा एक मासूम सी पागल औरत थी, जिससे मुझे कोई खतरा नहीं था। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए थे। मैं प्रतिज्ञा का सगी बहन की तरह ही ख्याल रखने लगी थी। उसका खाना पीना, उसके कपड़े, सब कुछ मैं ही देखने लगी थी और यही कोशिश करती रहती थी कि उसके साथ मैं अपना बिहेवियर एक दोस्त की तरह ही रखूं। ये सब देखकर घर के बाकी लोगों के साथ साथ आदित्य भी खुश रहने लगा था और आदित्य के दिल में मेरे लिए जगह भी बनने लगी थी। इसका इजहार वो मुझसे अपनी प्यार भरी बातों और मेरे ख्याल रखने से करता रहता था। प्रतिज्ञा मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक उसे ठीक होता हुआ नहीं देख पा रही थी। उसकी दवाइयाँ भी चेंज करके देखा जा रहा था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा था। अब तो घर के बाकी के लोग भी उसकी हालत को देखकर अफसोस में पड़ जाते थे। इधर आदित्य चाहते थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसीलिए मैं भी दिलो जान से उसका ख्याल रख रही थी। बिना किसी जलन और बिना किसी गुस्से से उसका चेकअप करवाने के लिए मैं और आदित्य अस्पताल लेकर उसे साथ ले जाते थे। प्रतिज्ञा, जो पहले ऊट पटांग हरकतें करती रहती थी, अब हमेशा खामोश खामोश सी रहने लगी थी और वह अपने कमरे में बेड पर ही लेटी रहती थी और हिलती रहती थी, उठकर बैठती भी नहीं थी। डॉक्टर उसे ठीक करने की अच्छी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वह कमज़ोर तो पहले से ही थी, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ उसकी हड्डियां ढांचा बनती जा रही थीं, जिस पर मैंने राय ये दी कि उसका पूरी तरह से चेकअप करवाया जाए। और इसी तरह से आदित्य ने उसका शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर से चेकअप करवाया। लेकिन जो बात फिर हमारे सामने आई थी, उसने हमारे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। प्रतिज्ञा को धीरे धीरे कैंसर होने लगा था और इस बात का हमें पता तक नहीं चल पाया था, क्योंकि वो कैंसर काफ़ी हद तक बढ़ भी गया था। डॉक्टर ने बताया कि प्रतिज्ञा अब कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकेगी, जिस पर हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें दुख होने लगा था। हम प्रतिज्ञा का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे और उसके कैंसर का इलाज भी पूरी तरह से शुरू करवा दिया गया था। मुझे प्रतिज्ञा बहन की तरह प्यारी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो जाए, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता था। मेरी शादी के 6 महीने गुजर चुके थे और उसके बाद प्रतिज्ञा की मौत हो गई और वह सबको दुखी छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी मौत का हम यकीन नहीं कर पाए थे। ऐसा लगता था कि वह अभी भी इस घर में जिंदा है और कहीं से भी अभी आ जाएगी।
लेकिन हकीकत यही थी कि वह हम सबको छोड़कर जा चुकी थी और हर फिक्र से आज़ाद होकर मर चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे मरने वालों पर सब्र आ ही जाता है। हमें भी धीरे धीरे प्रतिज्ञा की मौत पर सब्र आ गया था। लेकिन कभी कभी मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता था जिसने प्रतिज्ञा को धोखा दिया था और जिसकी मोहब्बत और धोखे की वजह से प्रतिज्ञा पागल हो गई थी। वह इंसान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही था जिसने उसको धोखा दिया। ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं वह कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। उनको भी इस दुनिया में जीते जी किसी न किसी से धोखा ज़रूर मिलता है। अगर वह इंसान प्रतिज्ञा की और उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता और पैसों और जेवर के लालच ना करता तो आज प्रतिज्ञा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो इंसान सोचता है, बल्कि वही होता है जो भाग्य में लेकर आया होता है। प्रतिज्ञा के साथ भी वही हुआ जिसके भाग में ये लिख दिया गया था, जिसका दुख सारी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगा। अब प्रतिज्ञा तो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब आदित्य की ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही बची थी। धीरे धीरे आदित्य के दिल से प्रतिज्ञा की मोहब्बत तो निकल गई थी, लेकिन आज भी वह उसको याद करते हैं क्योंकि वह उनकी पहली मोहब्बत थी और उन्होंने उससे शादी करने के लिए हर जी तोड़ कोशिश भी कर ली थी, लेकिन फिर भी वो उनके भाग्य में नहीं थी। आदित्य ने इस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया था कि जिसकी जोड़ी जिसके साथ बना दी गई है वह उसको मिलकर ही रहेगा। शायद आदित्य और प्रतिज्ञा का मेल नहीं था। प्रतिज्ञा के मरने के 2 महीने के बाद ही आदित्य मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके थे और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। कुछ महीनों बाद ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। उसके बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। आदित्य ने मेरी बेटी का नाम भी प्रतिज्ञा ही रखा, जिसे देखकर मेरे पति दिन रात खुश होते रहते हैं और मैं अब अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। लेकिन आज भी हमें प्रतिज्ञा बहुत याद आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।